कक्षा 10वीं विषय विज्ञान 2 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये पूरे चैप्टर से मिलाकर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है, अतः वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं H2, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिखते हैं HCl। फिर इसको संतुलित करना है। यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन 2 हैं, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो H और Cl दोनों 2-2 हो जाएंगे। इस तरह से अभिक्रिया बन जाएगी। दूसरी अभिक्रिया है सोडियम प्लस जल इक्वल्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम को लिखते हैं Na, जल को लिखते हैं H2O और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं NaOH। हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। इतना करने के बाद हमको संख्या मिलाना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है कितने हैं। यहाँ पर ये H हम लगाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 थे और ये 2-2 हो जाएंगे 4, इसलिए यहाँ पर 2 लगाते हैं। तो ऑक्सीजन भी यहाँ 2 हो गया, सोडियम भी 2 हो गया, तो 2 यहाँ। इस तरह से हमको ऐसा बनाना है कि सभी तरफ जो यौगिक बने हुए हैं उनकी संख्या कैसी हो, बराबर हो दोनों तरफ। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया को लिखिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है और इसमें जो इसका सूत्र है वो CaO है। और यदि हम CaO प्लस H2O जल के साथ इसकी क्रिया करा देते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है और प्लस ऊष्मा देता है। इसी पदार्थ का उपयोग जो है सफ़ेदी करने के लिए या दीवार को पोतने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण चलिए समझते हैं। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उसे समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। जैसा कि यहाँ पर ऊपर आपने देखा कि जब हम इन सूत्रों को लिख रहे थे तो यहाँ पर देख रहे थे कि H2 है, इसमें भी H2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ कैल्शियम 1 है तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 और 1 मिला के 2 है, ये भी 2 ही है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अभिकारक है, ये जो है उत्पाद हैं। तो अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उत्पाद में बनने वाले अणुओं की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो इसी को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो चलिए समझते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपने शब्दों में भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अभिकर्मक है, ये दूसरा अभिकर्मक है। तो जो दूसरा अभिकर्मक है पहले वाले अभिकर्मक को प्रतिस्थापित, जैसे सल्फेट के साथ यहाँ कॉपर जुड़ा है, लेकिन इस कॉपर के स्थान पर क्या हो गया, Fe जुड़ गया और कॉपर यहाँ अलग हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर एक तत्व का विस्थापन हो गया, इसलिए हम इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो साथ में इस तरह का आपको उदाहरण भी दे देना है जिसमें विस्थापन क्रिया व्यक्त हो। कोई अन्य उदाहरण आपको याद हो तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो चलिए समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर बी ए बेरियम क्लोराइड है और ये सोडियम सल्फेट है,
यहाँ पर आयनों का जो है विनिमय हो गया है कि सल्फेट वाला जाकर के बेरियम के साथ जुड़ गया और क्लोरीन वाला इसमें आके जुड़ गया, तो इस तरह से आयनों का विनिमय होता है, तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों रखने चाहिए? तो देखिए, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं। ये पीतल तथा तांबे से क्रिया करके कापर के लवण बनाते हैं जो विषाक्त होते हैं। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अगला यहाँ प्रश्न है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले धोने के सोडे के उपयोग को समझते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। अब हम बात करते हैं, दूसरा है बेकिंग सोडा। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल के रूप में अग्निशामक में भी किया जाता है। यहाँ अगला प्रश्न है, पीएच स्केल किसे कहते हैं? पीएच स्केल समझते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए मानक स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। तो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं, जिसकी सहायता से वही पीएच स्केल कहलाता है। प्रश्न है, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि ये CH3OH, C2H5OH और C3H7OH। तो यहाँ पर जो OH जुड़ा है ये तो सभी में जुड़ा है, ये प्रकार्यात्मक समूह तो वैसे ही है, इसका जो क्रियात्मक समूह है वो जुड़ा ही है, और यहाँ पर ये जो समूह है ये बार बार क्या होता है, बदलता रहता है। तो इस तरह की जो श्रेणी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। यहाँ अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मेथेन है, एथेन है, एथीन है, एथाइन है, बेंजीन है, इन सभी तत्वों में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इन सभी तत्वों को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। फिर है प्रश्न, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो चलिए इनको समझते हैं। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल सहसंयोजी बंध होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध सहसंयोजी आबंध होते हैं उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर प्रश्न है, किण्वन से क्या समझते हैं? तो चलिए किण्वन देखते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होते हैं या टूटते हैं, इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। अगला प्रश्न है, साबुनीकरण से क्या समझते हैं? तो चलिए साबुनीकरण देखते हैं। क्षारों की वसा अथवा तेलों के जल अपघटन की अभिक्रिया के स्वरूप साबुन बनने की जो क्रिया कहलाती है उसे साबुनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में या मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो यहाँ पर उत्तर देखिए, सोडियम धातु वायुमंडल की नमी आर्द्रता के प्रति अति क्रियाशील होती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है ताकि यह नमी के संपर्क में न आए। अब यहाँ प्रश्न है, मिश्रातु क्या होते हैं? तो चलिए उत्तर देखते हैं। मिश्रातु दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहा जाता है। तो यहाँ दो या दो से अधिक धातु भी हो सकती है या एक धातु के साथ अधातु भी हो सकती है, तो हम इसे क्या कहेंगे? मिश्रातु कहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आगे आप करेक्ट कर लीजिएगा, दो या दो से अधिक धातुओं या फिर धातुओं के साथ अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। इस तरह से इसकी परिभाषा बनाना है आपको। अगला है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो जंग से बचाने के लिए दो तरीके हैं, यसद लेपन अर्थात लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, क्रोमियम लेपन
लोहे पर क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं पेंट कर देना, वार्निश कर देना, ग्रीस की पुताई कर देना। ये सारी चीज़ें जो हैं लोहे को जंग होने से बचाती हैं। अब यहाँ प्रश्न है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन अधातुओं से संयुक्त होकर प्रायः अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ होकर धातुएं होती हैं वो अधातुएं हमेशा अम्लीय बनाती हैं, और जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय बनाती हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, अपर रूपता से क्या समझते हो। कार्बन के दो प्रमुख अपर रूपों के नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं अपर रूपता। जब कोई तत्व प्रकृति में भिन्न रूपों में मिलता है, जिनके भौतिक गुणों में भिन्नता है लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उनके इस गुण को अपरूपता कहते हैं। जैसे कार्बन के दो अपर रूप हैं, एक है ग्रेफाइट और ये है हीरा। दोनों के भौतिक गुण असमान हैं, लेकिन दोनों रासायनिक रूप से कार्बन के अपरूप हैं। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, अमालगम क्या है। तो किसी अन्य धातु जैसे जिंक और पारा की मिश्रातु को अमलगम कहते हैं। जिसमें पारा मिला हो, कोई भी ऐसी मिश्र धातु हो जिसमें हम पारा मिला दें, तो उस मिश्र धातु का नाम क्या होता है, अमलगम होता है। अगला प्रश्न है, पाचक एंजाइमों से के क्या कार्य हैं। पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्लों में, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। फिर प्रश्न है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को किस कैसे अभिकल्पित किया गया। क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत से है। यहाँ क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तथा दीर्घ रोमों में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायात होती है, जो पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। फिर यहाँ प्रश्न है, मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मनुष्य के रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। तो यदि इतना बड़ा नहीं लिखना है तो आप सीधे लिख सकते हैं कि इसका जो परिवहन है हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो ये है पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। फिर चलिए अगले प्रश्न में है, सुषुम्ना और या फिर मेरुरज्जु के दो प्रमुख कार्य लिखिए। इन्हीं के दो नाम हैं, तो इनके कार्य को देखते हैं। मस्तिष्क से आने वाली प्रेरणाओं या संवेदनाओं का संवहन करना ये मेरुरज्जु का कार्य होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना ये भी मेरुरज्जु का कार्य है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन में एक कोशिका प्रायः दो समान भागों में विभक्त होकर दो जीवों को एक साथ जन्म देती है, जबकि बहुविखंडन में एक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में से एक साथ विखंडित होकर के अनेक जीवों को जन्म देती है। तो इसके नाम में ही परिभाषा है द्विखंडन। यहाँ पर एक जीव जो है दो भागों में बंट करके दो जीवों का निर्माण करता है। इसमें एक जीव बंट करके अनेक जीवों का निर्माण करता है। इस तरह से इससे शाब्दिक अर्थ से इसकी परिभाषा बना सकते हैं आप। यहाँ अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों से नवीन पौधे पैदा करने की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन भी कहा जाता है। अगला है यहाँ पर मुकुलन क्या है। तो कुछ जीवों में उनके शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न हो जाते हैं, जो परिपक्व होने पर जीवों से अलग होकर नए जीव को जन्म देते हैं। जनन की यह प्रक्रिया मुकुलन या कलिकायन कहलाती है। अब यहाँ प्रश्न है,
परागण किसे कहते हैं? तो परागण क्या है? पराग कोशिक से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। तो दे सिंपल सिंपल सा है, पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। फिर अगला है निषेचन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग को हम क्या कहते हैं? निषेचन। इसके बाद प्लेसेंटा क्या है? तो देखिए, मादा गर्भाशय में भ्रूण और माँ के बीच भ्रूण और माँ के बीच संबंध स्थापित करने वाला संरचना प्लेसेंटा कहलाता है। ये जो है संवहन का काम करता है, या भोजन जो है मादा से भ्रूण तक पहुंचाता है, खनिज पदार्थों को पहुंचाता है। जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं वो मादा से भ्रूण तक पहुंचती हैं। तो उस संरचना को हम प्लेसेंटा या अपरा भी कहते हैं इसे। फिर है यहाँ प्रश्न, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। मेंडल के प्रभाविता को नियम को देखते हैं। जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब यहाँ अगले प्रश्न को देखते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो चलिए, हमको क्या दिया है? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी जो होती है f बराबर r/2 होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ r का मान 20 है, तो 20/2 रखेंगे तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। इस तरह से गोली दर्पण की अभीष्ट फोकस दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास प्रश्न है, किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक लेंस की एक डायप्टर क्षमता क्या होती है? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की जो क्षमता होती है 1 डायप्टर होती है। तो यहाँ पर आपको लेंस की क्षमता को परिभाषित नहीं करना, आपको यहाँ पर डायप्टर की परिभाषा देना है। तो क्या है डायप्टर की परिभाषा? यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो उसकी जो क्षमता है 1 डायप्टर कहलाती है। बस इतना ही आपको लिखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। यहाँ अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? -2 मीटर दिया हुआ है। अब माइनस इसलिए लगा दिए कि यहाँ अवतल लेंस है, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। अब यहाँ पर चूंकि लेंस की क्षमता का जो सूत्र है P बराबर 1/f इन मीटर, मीटर में ये सूत्र मीटर में दिया हो तो इस तरह का सूत्र होता है। तो यहाँ 1/-2 लिख दिए क्योंकि f का मान -2 है। यदि हम इसका भाग करेंगे तो -0.5, और ये d का मतलब डायप्टर इसकी क्षमता हो जाएगी। इस तरह से इसको हल करके देख लेना है। चलिए, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो इसके अवतल दर्पण के उपयोग समझते हैं। तो यहाँ पर जो परवलयाकार अवतल दर्पण है वो टार्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीप में शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये फोकस पर किरणों को मिलाता है, इसलिए इसका टार्च सर्च लाइट में उपयोग करते हैं। अगला उपयोग है नाक, कान, गला, दांत एवं आंख का परीक्षण करने के लिए चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है यह, क्योंकि ये प्रतिबिंब का बड़ा और आभासी बनाता है प्रतिबिंब। फिर है यहाँ पर सोलर भट्ठियों एवं सोलर कुकर में प्रकाश किरणों को केंद्रित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर ये हजामत के लिए इनका प्रयोग किया जाता है जिससे दाढ़ी का प्रतिबिंब बड़ा बन सके। अब यहाँ अगले प्रश्न में पहुँचते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो नेत्र की समंजन क्षमता देखते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बनाने के लिए नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का समायोजन करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो इस तरह से ये समंजन क्षमता है। तो सीधे सीधे नेत्र में जो लेंस लगा होता है उसकी फोकस दूरी को जो समायोजन करते हैं उसी को हम उसकी समंजन क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो देखिए, तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश को वायुमंडल के विभिन्न परतों को पार करना पड़ता है। इन परतों का घनत्व बदलते रहने से तारे के प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती हुई प्रतीत होती है।
जिससे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो चलिए यहाँ विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा देखते हैं। यदि किसी चालक के परिच्छेद से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाता है तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। इसके बाद यहाँ अगला देखते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो चलिए विद्युत धारा की परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ फिर प्रश्न है, विभवांतर किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो चलिए विभवांतर समझते हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ओम का नियम लिखिए। तो ये क्या है ओम का नियम, यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, ये कंडीशन है, तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो हम इसको सूत्र में लिखते हैं V समानुपाती I। यदि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो V बराबर IR लिख देंगे, फिर बता देंगे कि V का मतलब विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा और R का मतलब प्रतिरोध है। इसको इस तरह से बड़ा करके लिख सकते हैं। अब यहाँ हम अगले प्रश्न में हैं, 1 किलोवाट घंटा KWH अथवा विद्युत यूनिट से क्या समझते हैं या ट्रेड यूनिट से क्या समझते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। किलोवाट घंटा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं KWH माने किलोवाट आवर, या इसी का नाम है विद्युत यूनिट या फिर व्यापारिक मात्रक बिजली का, ऐसा भी बोलते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। परिपथ में 1000 वाट का उपकरण 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा को व्यय करता है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं या 1 यूनिट विद्युत कहते हैं। यहाँ पर 1 KWH का जो मान होता है वो 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। तो इस तरह से किलोवाट घंटा और जूल के बीच का संबंध भी होता है। फिर यहाँ प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। तो यही है, यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, भूतापी ऊर्जा क्या होती है। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। भूतापी ऊर्जा, जब जल भूमि के अंदर तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो गर्म वाष्प के रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। इस वाष्प की ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। इस ऊर्जा को भूतापी ऊर्जा कहते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा क्या है, जीवाश्म ईंधन या इसी का नाम खनिज ईंधन है। उच्च ताप और उच्च दाब पर जंतु एवं वनस्पतियों के जीवाश्मों के अपघटन से भूगर्भ में निर्मित ईंधन जीवाश्म ईंधन या खनिज ईंधन कहलाता है। जैसे यहाँ पर कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। फिर यहाँ प्रश्न है, अपशिष्ट किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो चलिए अपशिष्ट को देखते हैं। उपयोग के बाद त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है अपशिष्ट कहलाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए घरेलू अपशिष्ट हैं, कृषि अपशिष्ट हैं, पॉलीथीन हैं, और भी जो चीज़ें जो उपयोग के बाद जो है वातावरण को प्रदूषित करती हैं, वो सभी सारी चीज़ें अपशिष्ट कहलाती हैं। अब हमारे पास प्रश्न है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो चलिए पारिस्थितिकी समझते हैं या इकोसिस्टम, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी कहलाती है। इस तंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। फिर यहाँ प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। मानव के क्रियाकलापों के फलस्वरूप ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण
संपूर्ण पृथ्वी का तापमान बढ़कर सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है। यह घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अब यहाँ प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो देखिए, अम्ल वर्षा क्या है? वायुमंडल में जब अम्लीय गैसें जैसे CO2, SO2, SO3 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं तो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनकर बरसते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट 2 अंक के प्रश्न हैं। पहले इन सभी को आप तैयार करिए, और यदि आपके पास समय बचता है तो और भी प्रश्नों को आप तैयार करिए, ताकि आप 100 में 100 स्कोर करें। ये प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन और भी प्रश्नों को आप देख सकते हैं। थैंक यू।